ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਹੋ ਮਾਈਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਭੋਤਨਾ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸ਼੍ਰੀ ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਕੁਮਾਰ ਜੀ, ਜੋ ਕਿ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਦਿਵਾਸੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਉਸ ਪੂਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨ ਝਾਤ ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿਣਗੇ ਸ਼੍ਰੀ ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਕੁਮਾਰ ਜੀ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪੂਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਜੀਵਨ ਯਾਤਰਾ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹ ਪੂਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ जी, बहुत शुक्रिया। सत श्री अकाल। पहले तो मैं यही आपसे पूछना चाहता हूँ, आपका पारिवारिक पिछोकड़ क्या है, आपके परिवार में कौन कौन है, तो आपका कैसे छत्तीसगढ़ में कैसे जाना हो? ठीक है, मेरे परिवार में फ्रीडम फाइटर फैमिली है। मेरे ताऊ ब्रह्म प्रकाश शर्मा मुजफ्फरनगर के सीनियर फ्रीडम फाइटर थे। नेहरू हमारे घर आते थे, इंदिरा जी हमारे घर आई। हमारे घर एक सोफा है जिस पर 5 प्रधानमंत्री बैठ चुके हैं। चरण सिंह हमारे घर खूब आते थे। चंद्रशेखर आए हैं। लाल बहादुर शास्त्री 2 साल हमारे घर में रहे हैं। जब वो मुजफ्फरनगर गांधी आश्रम में काम करते थे उस वक्त 2 साल हमारे घर में रहे हैं। तो हमारा घर फ्रीडम फाइटर्स का अड्डा था। उसके बाद मेरे पिताजी लक्ष्मींद्र प्रकाश, जिनको प्रकाश भाई के नाम से जाना जाता है, वो फ्रीडम स्ट्रगल में आए और उन्होंने 1942 के आंदोलन में हिस्सा लिया। फिर वो गांधी जी ने उनको बुला लिया। फिर गांधी जी के आश्रम सेवाग्राम में चले गए। फिर विनोबा भावे के भूदान आंदोलन में जुड़े, सर्वोदय आंदोलन में। और वहीं से हमको ये प्रेरणा मिली कि गांधी जी ने जैसा कहा था कि नौजवानों को गांव में जाके काम करना चाहिए। तो अपनी शादी के 20 दिन बाद 1992 में मैं और मेरी वाइफ छत्तीसगढ़ चले गए और हमने वहाँ एक पेड़ के नीचे रहना शुरू किया और फिर हमने वहाँ आदिवासियों की सेवा करी। आपका होम टाउन कौन सा है? मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश। तो आपने जैसे वही छत्तीसगढ़ इलाका ही क्यों चुना आदिवासियों के बीच काम करने का? आपके कैसे मन में ये विचार आया? ये आपकी जो जर्नी है कैसे शुरू हुई? छत्तीसगढ़ में पहले से एक गांधीवादी कार्यकर्ता जो हमारे पिताजी के मित्र थे हैं, पद्मश्री भी मिली है उनको, धर्मपाल सैनी, जो वहाँ माता रुक्मिणी सेवा संस्थान जो विनोबा भावे की माता जी के नाम पर बना है, आदिवासी लड़कियों की एजुकेशन का काम कर रहे थे। तो उनके क्षेत्र में जाकर 15 दिन हम लोगों ने काम किया था 1988 में। और उसी वक्त हमको ये महसूस हुआ कि इस क्षेत्र में और सेवा काम की जरूरत है। तो हमने आदिवासियों से वादा किया था कि हम आएंगे और आपके बीच काम करेंगे। तो 1992 में फिर मैं और मेरी वाइफ जा करके अपनी शादी के 20 दिन बाद हमने वहाँ रहना शुरू किया एक पेड़ के नीचे। और फिर धीरे धीरे आश्रम बना और फिर हम लोगों ने वहाँ पर काम किया, शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर, पंचायती राज, पर्यावरण, रोजगार, इस पर हम लोगों ने फिर महिलाओं के साथ, आदिवासियों के साथ, नौजवानों के साथ काम किया। जैसे आपने ये काम शुरू किया आपने वहाँ, तो इस काम में आपको क्या क्या मुश्किलें आई? कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी आई? जैसे आपने बताया 16 एकड़ का आपने आश्रम बनाया, तो उसका पूरा खर्चा वो कैसे सारा मैनेज हुआ? तो हम लोगों ने जब वहाँ काम करना शुरू किया तो सबको बहुत अच्छा लगा, सरकार को भी बहुत अच्छा लगा, क्योंकि बस्तर को पनिशमेंट पोस्टिंग माना जाता था और वहाँ कर्मचारी भी अंदर गांव में जाके काम नहीं करते थे। तो अधिकारियों को ये अच्छा लगा कि दिल्ली से एक कपल आकर गांव में काम कर रहा है। तो सरकार ने अपनी योजनाएं हमें सौंपी, वाटरशेड, सरकारी ट्रेनिंग, स्टाफ की ट्रेनिंग, पंचायती राज ट्रेनिंग और ट्राइसम की ट्रेनिंग, इस तरह से बहुत सारी योजनाएं हमको सौंप दी। इसके अलावा दुनिया भर से डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन जो समाज सेवी संगठन है वो आए और उन्होंने कहा हम भी आपके साथ काम करना चाहते हैं, शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर,
पर्यावरण पर, और इस तरीके से हमारा जो काम है उसको चारों तरफ से मदद आनी शुरू हुई। हमारा जो कार्यकर्ताओं की संख्या है वो बहुत बढ़ गई, 1000 का स्टाफ हो गया था हमारा, और हम लोग बहुत सारे मुद्दों पर वहाँ काम करने लगे और आश्रम हमारा डेवलप हुआ। तो पैसे की हमको कोई मुश्किल नहीं हुई, वो हमें धीरे धीरे सबने आकर के हमें दिया, क्योंकि उस इलाके में काम की जरूरत थी और हमारे अलावा वहाँ कोई काम कर नहीं रहा था। फिर ऐसा क्या हुआ? पहले तो सरकार ने आपकी मदद की, तो आपने अपनी किताबों में भी बताया, लिखतों में भी बताया, तो सरकार ने आपको वहाँ से खदेड़ दिया जहाँ जुल्म होना शुरू हुआ। तो वो पूरी कहानी, उसके पीछे की क्या कहानी है? ऐसा कैसे, क्या हुआ ऐसा? जी, तो जब हमने वहाँ जाके रहना शुरू किया, ये था 92 का साल, और उसी दौरान 91-92 में नई आर्थिक नीतियाँ आ गई थी दुनिया में, जिनको उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण कहा जाता है। और इन नीतियों में पूंजीवादी देशों की, अमीर देशों की पूंजी गरीब देशों की तरफ दौड़ रही थी। भारत में भी वो पूंजी आ रही थी, और ये पूंजी सारी दुनिया में प्राकृतिक संसाधनों पर, नेचुरल रिसोर्सेज पर कब्जा कर रही थी। लैटिन अमेरिकी देशों में, अफ्रीका में और साउथ एशिया में। तो भारत में ये पूंजी आई और इन्होंने जमीनों पर, खनिजों पर कब्जा करना शुरू किया। तो भारत में जहाँ सेंट्रल इंडिया है, जहाँ छत्तीसगढ़ है, वो सेंट्रल इंडिया में आता है, तो वहाँ जमीन के नीचे लोहा है और दूसरे कीमती खनिज हैं। उनको कब्जा करने के लिए, उनको लूटने के लिए बड़ी बड़ी कंपनियों ने, छत्तीसगढ़ की बीजेपी सरकार थी 2005 में, उनके साथ MOUs किए, और उसके बाद छत्तीसगढ़ की सरकार ने 5000 लोगों को राइफलें बांट दी और उनसे कहा कि आप लोग स्पेशल पुलिस ऑफिसर हैं, और इस तरीके से उन लोगों को साथ में पैरामिलिट्री फोर्सेस और पुलिस को जोड़ करके गांव खाली कराने के काम पे लगाया। इन लोगों ने गांव पर हमले किए, घरों को जलाया, आदिवासियों के, उनकी फसलों को जलाया, घरों में रखा हुआ अनाज जलाया, बर्तन फोड़े, महिलाओं के साथ बलात्कार किए, आदिवासियों की हत्याएं की, निर्दोष आदिवासियों को जेलों में ठूंसा, और इस तरह करके 650 गांव में घरों को जलाया गया। ये सरकारी आंकड़ा है 644 गांव का। तो हम लोग वहां पर ही काम कर रहे थे। हमने जब इसका विरोध किया और सरकार से बात करने की कोशिश की, और फिर हम कोर्ट गए और हमने मानवाधिकार से संबंधित आदिवासियों की तरफ से कोर्ट में शिकायत दर्ज कराई, तो फिर सरकार ने नाराज होकर 2009 में हमारे आश्रम के ऊपर बुलडोजर चला दिया और हमें छत्तीसगढ़ से निकलने पर मजबूर किया, और 10 साल तक मैं छत्तीसगढ़ नहीं जा पाया। तो आदिवासियों के मानव अधिकारों का मुद्दा उठाने के कारण हमें वहां से निकाला गया, और हम संयुक्त राष्ट्र संघ में भी गए, वहां से जांच भी आई। जब छत्तीसगढ़ में संयुक्त राष्ट्र संघ की तरफ से जांच हुई, तो छत्तीसगढ़ के भाजपा नेता ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र संघ माओवादियों से मिला हुआ है। जब सुप्रीम कोर्ट से फैसला आया सलवा जुर्म इस सब के खिलाफ, तो छत्तीसगढ़ के होम मिनिस्टर ने बयान दिया कि सुप्रीम कोर्ट का जज माओवादियों से मिला हुआ है। जब CBI की टीम को सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से वहां जांच करने भेजा गया, तो वहां के जो SPOs हैं, उन्होंने CBI की टीम पर हमला किया। CBI की टीम का वो एफिडेविट सुप्रीम कोर्ट में है, हमारे पास भी उसकी कॉपी है। तो इस तरीके से वहां जिसने भी भाजपा सरकार और पूंजीपतियों को रोकने की कोशिश की, आदिवासियों की मदद करने की कोशिश की, भाजपा सरकार ने उसको सबको माओवादी कहा, उन पर हमला किया। न सिर्फ हम पर किया बल्कि CBI टीम पर भी किया। रेड क्रॉस को, इंटरनेशनल रेड क्रॉस को वहां काम करने से रोका। डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर को माओवादी संगठन कहा। सबको उन्होंने माओवादी, सुप्रीम कोर्ट को और संयुक्त राष्ट्र संघ को भी माओवादी कहा। तो भाजपा सरकार ने सबको माओवादी कहना शुरू किया, और जो भी आदिवासियों की तरफ से आवाज उठाता था
तो हमको भी वहाँ माओवादी कह के इन्होंने हमला किया और निकाल दिया। सरकार है कैसे इतनी ताकतवर होगी? आप बता रहे हैं सीबीआई को भी वहाँ पीटा, संयुक्त राष्ट्र को भी ये बोला, न्यायपालिका को, वहाँ पर किसी का बस नहीं चला, ना सुप्रीम कोर्ट का, ना सीबीआई का, ना संयुक्त राष्ट्र का। ये सब कैसे पॉसिबल होगा? इसके पीछे कौन सी ताकत है जो इतनी इसे सपोर्ट कर रही है कि सरकार? देखिए उस समय सेंटर में तो वहाँ कांग्रेस सरकार थी ना, ऊपर तो कांग्रेस सरकार थी, और कांग्रेस सरकार के जो गृह मंत्री थे पी चिदम्बरम, उन्होंने वहाँ ऑपरेशन ग्रीन हंट शुरू किया। पहले सलवा जुलूम छत्तीसगढ़ सरकार ने, बीजेपी ने शुरू किया। आदिवासियों को उजाड़ कर पड़ोसी राज्यों में भागना पड़ा, जंगल में छुपना पड़ा। फिर जंगल में छुपे हुए आदिवासियों को मारने के लिए पी चिदम्बरम की नेतृत्व में ऑपरेशन ग्रीन हंट शुरू किया गया, उसमें आदिवासियों को मारा गया। तो कांग्रेस और बीजेपी की दोनों की सरकारें मिलकर के पूंजीपतियों के लिए काम कर रही थी। और हम लोग सुप्रीम कोर्ट में गए। सुप्रीम कोर्ट में एक मामला मैं लेकर गया जिसमें 16 आदिवासियों को सुकमा जिले के गोमपाड़ गांव में तलवारों से काट दिया था, जिसमें सीआरपीएफ की कोबरा बटालियन थी, छत्तीसगढ़ पुलिस थी और ये स्पेशल पुलिस ऑफिसर्स थे। और इन लोगों ने 2 साल के बच्चे का हाथ काट दिया, उसकी माँ के सिर में चाकू मार दिया, उसकी मौसी का गला काट दिया, नानी का ब्रेस्ट काट दिया। इस तरीके से 16 आदिवासियों का कत्ल किया। और उस मामले में 13 साल के बाद सन 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस को और सरकार को बचाने के लिए हमारे ऊपर ही 5 लाख का जुर्माना लगा दिया। हम इंसाफ मांगने गए, आदिवासी इंसाफ मांगने गए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इंसाफ नहीं दिया, उल्टा हमारे ऊपर 5 लाख जुर्माना लगा दिया। तो हमने कहा कि हम तो ये जुर्माना नहीं देंगे, आप हमें जेल में डाल दो, क्योंकि इंसाफ मांगना तो कोई अपराध नहीं है। आप किस बात का जुर्माना लगा रहे हैं और आप इंसाफ नहीं दे रहे हैं। तो सरकार कुछ भी कर रही है वो इसलिए कर रही है क्योंकि कोर्ट उसका साथ दे रहा है। और संयुक्त राष्ट्र संघ क्या कर लेगा? संयुक्त राष्ट्र संघ ज्यादा से ज्यादा अपनी रिपोर्ट देगा, वो रिपोर्ट भी भारत सरकार को भेजेगा। भारत सरकार ही जब अपराधों में लिप्त है, भारत सरकार ही पूंजीपतियों के लिए जब आदिवासियों को उजाड़ रही है, मार रही है, तो फिर कार्रवाई कौन करेगा? जब हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस, हमारे सिपाही ही औरतों के साथ, आदिवासी औरतों के साथ बलात्कार कर रहे हैं, तो आदिवासी औरतों को कौन बचाएगा? बलात्कार की वहाँ आम ही ऐसी घटनाएं हो जाती हैं। ये मेरा आरोप नहीं है बलात्कार का। भारत सरकार की संस्था है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, जो भारत सरकार ने बनाया हुआ है। उसकी 2016 की रिपोर्ट आप पढ़ लीजिए, वेबसाइट पर अभी भी है, कि 16 आदिवासी महिलाओं ने प्राइमा फेसी एविडेंस एनएचआरसी टीम के सामने रख दिए कि उनके साथ सुरक्षा बलों के सिपाहियों ने बलात्कार किया है। लेकिन उसके बाद भी भारत सरकार ने या राज्य सरकार ने कोई एफआईआर सिपाहियों के खिलाफ नहीं करी, जबकि बलात्कार राज्य के विरुद्ध अपराध है। सरकार की जिम्मेदारी है कि बलात्कार होने पर एफआईआर दर्ज करे, आरोपियों को गिरफ्तार करे और मुकदमा चलाए और उनको सजा दे। लेकिन सरकार ने कोई एफआईआर नहीं आज तक करी और आदिवासियों को, महिलाओं को इंसाफ नहीं दिलवाया। पिद्दागेलूर में 40 महिलाओं से बलात्कार किया सिपाहियों ने। 28 महिलाएं हाई कोर्ट गईं, हाई कोर्ट ने पिटीशन डिसमिस कर दी। 700 पिटीशन 2023 में 3 महीने के अंदर छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने ह्यूमन राइट्स की डिसमिस कर दी। आदिवासियों की इंसाफ की आवाज को पूरी तरह कुचल दिया गया। तो कौन रोकेगा सरकार को? जब अदालत कुछ नहीं कर रही है, संयुक्त राष्ट्र संघ कुछ कर नहीं सकता है, तो सरकार को कौन रोक सकता है? तो इस, जैसे आपने बताया जुडिशरी भी नहीं कुछ कर रही, सरकारें मिल नहीं आई हैं, तो उसमें फिर क्या एक इंडिविजुअली हो या एक कम्युनिटी के लोग हो, तो क्या सलूशन है? कैसे इसको टैकल किया जाए? जो प्रॉब्लम है तो उसका क्या सलूशन है? देखिए, आदिवासी भी हमारे देश के नागरिक हैं, वो हमारे देश का हिस्सा है। हमारा कहना यह है कि अगर हम अपने आदिवासियों को नहीं बचाएंगे तो कल को जब सरकार हमारा दमन करेगी तब हमको बचाने भी कोई नहीं आएगा।
हम सबको मिलकर आदिवासियों को बचाने के लिए आज आवाज उठानी चाहिए। हमें सरकार को रोकने के लिए पूरे देश में संगठित होना चाहिए, आवाज उठानी चाहिए कि आप हमारे आदिवासियों को ऐसे नहीं मार सकते, आप उनकी जमीनों को, कंपनियों को लूट कर ऐसे नहीं दे सकते। हम उसको रोकेंगे, क्योंकि ये जो सरकार और पूंजीपति मिलकर आज आदिवासी इलाके में कर रहे हैं वो देश के दूसरे हिस्सों में भी होएगा। पूंजीपति आदिवासी इलाकों में खनिजों पर कब्जा करने के बाद भारत के एग्रीकल्चर पर कब्जा करेगा और सारे देश में वही किया जाएगा जो आज आदिवासी इलाकों में किया जा रहा है। जिस तरीके से आदिवासियों की हत्या की जा रही है, औरतों से बलात्कार हो रहा है, गांव-गांव में पुलिस कैंप खोल दिए गए हैं, वही पूरे देश में होगा और किसानों की जमीनों पर कब्जा किया जाएगा। तो हमारा कहना यह है कि इनको रोकना है तो सबको मिलकर संगठित होकर भारत की जनता को इसे रोकने के लिए कार्रवाई करनी पड़ेगी। सरकार के ऊपर दबाव बनाना पड़ेगा कि आपको हम ऐसे जनसंहार नहीं करने देंगे, क्योंकि ये लड़ाई जो पूंजीवाद की तरफ से जनता के ऊपर थोपी गई है, ये लड़ाई फैलेगी और ये सिर्फ हमारी जमीनें नहीं छीनेंगे, ये हमारा रोजगार भी छीन रहे हैं, हमारी बैंकों में रखा हुआ पैसा भी लूट रहे हैं, पूरी तरह से हमको कंगाल कर रहे हैं। तो इसको रोकने के लिए तो हमें कार्रवाई करनी ही पड़ेगी। जैसे तुसी दस्या, अब छत्तीसगढ़ में आप जा सकते हो वहाँ जहाँ आपका बैन है, जहाँ जहाँ नहीं बैन नहीं है, लेकिन अब मेरे पास वहाँ कहीं रुकने की जगह नहीं है जहाँ मैं रुककर काम करूं। पहले बीच में आदिवासियों के आंदोलन चल रहे थे, मूलवासी बचाओ मंच एक संगठन है, लोकतांत्रिक संगठन, उस पर बैन लगा दिया गया, तो मैं उसके आंदोलनों में जाता था, वहां रुकता था, लेकिन अब उसको भी खत्म कर दिया गया है, उसको बैन कर दिया गया। और आदिवासी नौजवान जो वहां पर अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे थे उनको जेलों में डाल दिया गया है। तो अब वहां रुकने की कोई जगह नहीं है मेरे पास, इसलिए मुश्किल हो रहा है मुझे जाना, लेकिन मैं जाऊंगा और जो वहाँ आदिवासी लड़ रहे हैं उनके साथ खड़े रहेंगे हम। उनका वो जहाँ आंदोलन है, स्ट्रगल है, उनके खिलाफ अभी भी वहाँ चल रहे हैं, लगातार वहाँ पर हमला चल रहा है, बमबारी की गई है। दिसंबर महीने में बच्चों को गोली मारी गई है, 150 के करीब महिलाओं की हत्या की है सिक्योरिटी फोर्सेस ने। सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसे कौन से हालात हैं जिसमें इतनी बड़ी तादाद में महिलाओं की हत्या सरकार को करने की जरूरत पड़ी है। और अगर हम ये मान भी लें कि ये सभी आदिवासी औरतें नक्सलाइट थीं जो सरकार कह रही है, तो सवाल ये उठता है कि आखिर वो कौन से हालात हैं कि इतनी सारी औरतों को हथियार उठाकर सरकार के खिलाफ लड़ना पड़ा है, और सरकार ने उन हालात को बदलने के लिए कार्रवाई क्यों नहीं करी, सिर्फ उसने औरतों का कत्ल करने का ऑप्शन क्यों चुना और जंगल में उनकी लाशें बिखेर दी। आखिर एक डेमोक्रेटिक सेटअप में सरकार अपने ही 150 औरतों का कत्ल कैसे कर सकती है।